हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं HPNT के लिए करंट अफेयर्स। कौन से मंथ्स के करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं? जनवरी और फरवरी मंथ के 2022 के। ठीक है, तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी आपकी न्यूज़ में थी चीज़ें, वो सारी आज हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप स्टोर सेक्शन में जाओगे तो आपको एक HPNT का कोर्स मिलेगा। उसके कंटेंट सेक्शन में जाकर आपको एक करंट अफेयर्स का फोल्डर मिलेगा और इस फोल्डर के अंदर आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन हमने आपके लिए एक HPNT का पावर पैक भी रिलीज किया है। इस पावर पैक के अंदर आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, जैसे सेक्शनल टेस्ट हो गया है ना, अलग अलग टेस्ट मिलेंगे। आप जाकर इन सारे टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते। तो शुरू करते हैं अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़ से, जो है चंद्रयान मिशन 3 के बारे में। तो चंद्रयान मिशन 3 जो है रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि ये बोला गया कि हम इस मिशन को अगस्त 2022 तक एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो चंद्रयान मिशन 2 था वो क्या था। तो अगर मैं चंद्रयान मिशन 2 की बात करूं तो यहाँ पर हमारा जो इसरो है उन्होंने एक लॉन्च व्हीकल से एक मिशन को लॉन्च किया जो कि जाकर जो मून का सरफेस है उसके ऊपर लैंड करने वाला था और यहाँ पर मून के सरफेस के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करने वाला था। फॉर एग्जांपल, क्या मून के सरफेस के ऊपर पानी वगैरह प्रेजेंट है, तो उस चीज़ को देखने के लिए चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के अंदर 3 चीज़ें थी, एक था ऑर्बिटर, नेक्स्ट है लैंडर और तीसरा है रोवर। तो ये जो ऑर्बिटर है वो जाकर जो मून के आसपास वाली ऑर्बिट है उसके अंदर जाकर घूमेगा और मून के सरफेस के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उन सबको डिटेक्ट करेगा। देन इस ऑर्बिटर में से एक जो लैंडर और रोवर है फिर दोबारा से इस मून के सरफेस के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी हमने इस मिशन के द्वारा। लेकिन हुआ क्या, जुलाई हमने 2019 के अंदर इस मिशन को लॉन्च किया लेकिन इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, इसकी हो गई क्रैश लैंडिंग। दैट मीन्स जो हमारा लैंडर और रोवर था वो दोनों हो गए डिस्ट्रॉय। तो एक चीज़ आपने यहाँ पर लैंडर और रोवर के बारे में ये याद रखनी है कि जो लैंडर है उसका नाम रखा था हमने विक्रम। देन जो रोवर है उसका नाम हमने रखा था प्रज्ञान। तो ये जो दोनों रोवर और लैंडर है इनकी हो गई क्रैश लैंडिंग और उसकी वजह से इस मिशन का जो सिग्निफिकेंस था वो यहाँ पर फेल हो गया। तो इस चीज़ को दोबारा से एग्जीक्यूट करने के लिए हम अब लॉन्च कर रहे हैं चंद्रयान मिशन 3। इस मिशन 3 के अंदर भी ऑर्बिटर होगा, लैंडर होगा और रोवर होगा। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि इसका जो ऑर्बिटर होगा इसके अंदर ज़्यादा ऐसे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिप्लॉय नहीं किए जाएंगे क्योंकि हमारा जो पहले ऑर्बिटर है चंद्रयान मिशन 2 का वो ऑलरेडी वर्किंग है। दैट मीन्स वो जो भी उसने काम करना था वो अभी वो कर रहा है। कुछ और चीज़ें जो आपको चंद्रयान मिशन 3 के बारे में और 2 के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि जो 2 वाला है वो GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था। अब GSLV Mark 3 का मतलब क्या है, आपको पता ही होगा कि स्पेस में अगर हमने कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो वो एक लॉन्च व्हीकल से ही लॉन्च होता है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 लॉन्च व्हीकल्स हैं, इस एक का नाम है PSLV, एक का नाम है GSLV। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दैट मीन्स ये एक ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो कि जितनी भी सैटेलाइट्स है वो पोलर सैटेलाइट के अंदर जाकर लॉन्च करेगा। इन द सेम वे अगर मैं GSLV की बात करूं तो GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल है। ये जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाकर लॉन्च करता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको चंद्रयान मिशन के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया ने ड्रोन के इम्पोर्ट्स को अभी बैन कर दिया है। इन्होंने बोला है कि जैसे एक है इंडिया ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज्ड सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर इन्होंने ये बोला है कि हम ड्रोन्स के इंपोर्ट्स नहीं होने देंगे। हालांकि इन्होंने ये नहीं बोला कि हम ड्रोन के कंपोनेंट्स को भी इंपोर्ट नहीं होने देंगे। दैट मीन्स जो ड्रोन बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उनको इंपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन फुल फ्लेजेड ड्रोन को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो चीज़ है वो किस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, तो हमारी जो मेड इन इंडिया ड्रोन्स है उस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये भी बोला है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि हमारे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए अगर ड्रोन्स को इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। अगर मैं ड्रोन्स की बात करूं तो ड्रोन्स की आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। फॉर एग्जांपल, इनको हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी कहते हैं या फिर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स भी कहते हैं। दैट मीन्स ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं इनके अंदर जो मैन है वो नहीं बैठता, इनको रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है।
अब ये रिमोट के द्वारा तो कंट्रोल होते हैं। अगर इन्होंने कोई चीज़ नीचे स्कैन करनी है और अपना जो सरफेस है कि हमने कहाँ से निकलना है, तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ये लिडार डिटेक्टर्स को यूज़ करते हैं। लिडार क्या है? बेसिकली लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दैट मीन्स लाइट को यूज़ करके वो अपना जितना भी सरफेस है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं और वहाँ से अपनी नेविगेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सर्ब है उसने अभी अभ्यास प्रोग्राम के अंदर एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है। सबसे पहली बात तो अभ्यास प्रोग्राम है क्या? तो जो अभ्यास प्रोग्राम है वो एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम के अंडर आता है। इस प्रोग्राम के तहत जितनी भी यहाँ पर एप्लीकेशंस इनवाइट करी जाती हैं और जहाँ पर जो भी लोग हैं वो अप्लाई करते हैं, इन लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी जाती है ताकि इनकी जितनी भी रिसर्च है उन सब चीज़ों को बूस्ट किया जा सके। जो भी साइंटिफिक फील्ड के अंदर जो भी रिसर्च करी जाती है उसको बूस्ट करने के लिए ये जो स्कीम है वो अभ्यास प्रोग्राम को चलाती है और इस प्रोग्राम के अंदर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी जाती है। ये जो प्रोग्राम है कौन रन करता है? सर्ब रन करती है। सर्ब क्या है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ये जो बोर्ड है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, आपने ये याद रखना है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस डिपार्टमेंट के अंदर ये जो ऑटोनॉमस बॉडी है वो लाई करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इस प्रोब ने अभी वीनस की बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स को क्लिक किया है। तो अगर मैं पार्कर सोलर प्रोब की बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोब है जो कि नासा ने लॉन्च किया है। नासा क्या है? यहाँ पर आपको पता ही होगा कि अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है वो है नासा। तो इसने इस मिशन को 2018 के अंदर लॉन्च किया था और इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि सन के आसपास जो आउटर लेयर है जिसको हम कोरोना भी कहते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, जिसको हम कोरोना भी कहते हैं, इस चीज को स्टडी करने के लिए इस प्रोब को लॉन्च किया गया था। तो इस प्रोब के अंदर अलग अलग जो कैमराज वगैरह हैं वो लगाए गए हैं, जैसे वाइड फील्ड इमेजर जो है वो लगाया गया है और इसी ने ही हेल्प करी है वीनस की अलग अलग तस्वीरें लेने के लिए। तो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि पार्कर सोलर प्रोब है क्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडेक्स मिशन के बारे में। तो जो मिडेक्स मिशन है ऐसे मिशन है जिसके अंदर सन की जितनी भी सोलर विंड्स हैं उसके रिगार्डिंग एक्सप्लोरेशन होगी। तो सबसे पहली तो जो मिडेक्स है उसकी फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ आपको। इसका मतलब है मीडियम क्लास एक्सप्लोरर मिशन। इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा। एक स्पेसक्राफ्ट का नाम है म्यूज, दैट मीन्स मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, और दूसरे स्पेसक्राफ्ट का नाम है हीलियोस्वार्म। तो ये जो दोनों स्पेसक्राफ्ट हैं वो सन की जितनी भी सोलर विंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं उस सोलर विंड की वजह से स्पेस के अंदर जो टर्ब्यूलेंस क्रिएट हो रहा है उस चीज़ को स्टडी करने के लिए इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को डिप्लॉय किया जाएगा। तो जो म्यूज़ है वो अर्थ की ऑर्बिट में डिप्लॉय किया जाएगा और यहाँ पर जितनी भी अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ्स आ रही हैं सन से उस चीज़ को स्टडी करने में, और वो जो चीज़ है वो कैसे टर्ब्यूलेंस में हेल्प करती हैं उस चीज़ को स्टडी करने में हेल्प करेगा। देन इज अगर मैं हीलियोस्वार्म की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी जो सैटेलाइट्स हैं डिप्लॉय करी जाएंगी। अगेन ये भी जो मिशन है किस चीज़ को एक तरह से हेल्प करेगा, तो जितना भी टर्ब्यूलेंस हो रहा है सोलर विंड्स की वजह से उसको स्टडी करने में ये हेल्प करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसरो ने अभी फरवरी के मंथ में लॉन्च करी है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 4। इसके साथ साथ उन्होंने 2 और सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है जिसका नाम है, एक का नाम है इंस्पायर सैट 1 और दूसरी का नाम है INS-2TD। इन तीनों को लॉन्च किया गया है PSLV से, दैट मीन्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इनको लॉन्च किया गया है। अब मैं इस मिशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस क्यों है। सबसे पहली बात तो ये 2022 का सबसे पहला मिशन है। देन इज आपको पता होगा कि हमारे इसरो के चेयरमैन अभी चेंज हुए हैं, पहले के सिवान थे, अभी एस सोमनाथ हैं। तो एस सोमनाथ जी के अंडर ये सबसे पहला मिशन है। अब इस मिशन को जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के अंदर। तो अगर मैं सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के बारे में बात करूं तो ये हमारी अर्थ के आसपास एक ऐसी ऑर्बिट है जो कि सन के साथ सिंक्रोनस में है। दैट मीन्स अगर कोई भी सैटेलाइट अगर 4 PM पर यहाँ से गुजरेगी, इस टाइम पे इस एरिया में थी ये सैटेलाइट, तो अगली बार भी वो 4 बजे ही सेम जगह पर होगी। तो इसको हम कहते हैं सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। तो वो हमारी अर्थ से 529 किलोमीटर्स की दूरी पर होती हैं। दैट मीन्स ये तीनों जो सैटेलाइट हैं वो इतनी दूरी पर लॉन्च करी गई हैं PSLV से। तो अगर मैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 4 की बात करूं तो ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो हमारी अर्थ की बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेजेस लेगी, ठीक है।
हमारे जितने भी वेदर कंडीशंस वगैरह हैं उसको देखने के लिए, या मैं अगर बोलूँ कि हमारी अर्थ के ऊपर जितना भी एग्रीकल्चर है, कितना पानी है, कितने माउंटेन्स हैं, कितने फॉरेस्ट्स हैं, उन सब की इमेजेस लेने में ये जो सैटेलाइट है वो हेल्पफुल रहेगी। अब मैंने यहाँ पर बोला कि ये हाई क्वालिटी इमेजेस लेगी। अब अगर मैं इस सैटेलाइट को बाकी की सैटेलाइट के साथ कंपेयर करूं जो कि रेडार टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ करती, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये जो सैटेलाइट है वो रेडार इमेजिंग को यूज़ करती है। दैट मीन्स रेडार इमेजिंग के अंदर रेडियो वेव्स को यूज़ किया जाता है, और ये जो रेडियो वेव्स हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कहीं पर क्लाउड्स हैं। दैट मीन्स ये जो रेडियो वेव्स हैं उन क्लाउड्स को पेनिट्रेट करने के बाद भी एक बहुत अच्छी इमेजेस ले सकती हैं। बाकी ये जो सैटेलाइट है उसका बेसिकली जो लाइफ है वो 10 साल की है। दैट मीन्स 10 साल तक ही हमारी जो अर्थ है उसको ऑब्जर्व करेगी, उसकी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस लेने वाली है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अलावा जो 2 सैटेलाइट्स लॉन्च हुई है, एक है INS-2DD। जो INS-2DD है इसका मतलब ये है कि ये जो सैटेलाइट है हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी हर एक चीज़ का जो टेम्परेचर है उस चीज़ को मेजर करने में ये सैटेलाइट हेल्पफुल रहेगी। फॉर एग्जांपल पानी है, उस पानी का कितना टेम्परेचर है रिसेंटली, तो ये सैटेलाइट बता देगी। नेक्स्ट है INSPIRE-SAT-1 सैटेलाइट। तो ये जो सैटेलाइट है वो आयनोस्फेयर के डायनेमिक्स को स्टडी करने में हेल्पफुल रहेगी। अब आयनोस्फेयर क्या है, आपको पता ही होगा कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर। तो जो आयनोस्फेयर है बेसिकली इस लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा आयन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो मीटियोर्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पर ही बर्न करते हैं। तो इनके डायनामिक्स को, इस लेयर को स्टडी करने के लिए ये जो सैटेलाइट है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आपने इस मिशन के कुछ चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन सी सैटेलाइट लॉन्च हुई है, कौन से लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है, और कौन सी ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट के बारे में। तो न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट को ये क्लियर कर दिया है कि आप हमारे यहाँ पर ये जो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है इसको ना बनाए, क्योंकि जहाँ पर ये बन रही है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन इसलिए है क्योंकि ये एक टाइगर रिजर्व और एक नेशनल पार्क को जोड़ता है। दैट मीन्स ये इस टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क के कॉरिडोर का बिहेव करता है। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है कि एक जो नेशनल पार्क है दूसरे नेशनल पार्क से एक कॉरिडोर से लिंक्ड होता है, जहाँ से जो एनिमल स्पीशीज़ हैं एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में जा सकते हैं। तो इन्होंने बोला क्योंकि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है तो यहाँ पर इस ऑब्जर्वेटरी को नहीं बनाना चाहिए। तो अगर मैं इस इंडियन ऑब्जर्वेटरी की बात करूँ तो इसकी आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो तमिलनाडु का एक थैनी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो पहाड़ है उसके यहाँ पर अंडरग्राउंड में इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया जा रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसको ज्वाइंटली कौन फंड कर रहा है, एक तो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो दोनों डिपार्टमेंट हैं इस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को बनाने के लिए फंड कर रही हैं। तो अगर मैं न्यूट्रिनोज की बात करूं तो न्यूट्रिनोज का आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि न्यूट्रल इन नेचर है। दैट मीन्स इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे आपको पता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे ही पॉजिट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन द सेम वे न्यूट्रिनोज ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सबसे पहले 1930 में इनको प्रपोज किया था, न्यूट्रिनोज के बारे में बात करी थी। किसने बात करी थी? स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वॉल्फगैंग पॉली। तो इन्होंने सबसे पहले न्यूट्रिनोज के बारे में बात करी थी। इन्होंने बोला कि जो न्यूट्रिनोज है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंटली हमारे आसपास पाए जाते हैं। सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन से हैं? फोटोन्स। तो फोटोन्स के बाद जो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स हमारे आसपास पाए जाते हैं वो है न्यूट्रिनोज। अब इसको स्टडी करने के लिए, इन न्यूट्रिनोज को स्टडी करने के लिए इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया जा रहा है। अगर मैं न्यूट्रिनोज की बात करूं तो न्यूट्रिनोज का एक तरह से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जितनी भी न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन वगैरह हो रही हैं वहाँ पर भी न्यूट्रिनोज पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। देन इज़ अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और जितनी भी जैसे सन की जो हीट है वो एक तरह से प्रोड्यूस हो रही है। सन यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर रहा है, लाइट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एक तरह से अभी तक इनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया तो कि इनका बेसिकली रोल है क्या, तो उसी चीज़ को स्टडी करने के लिए इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया जा रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में। तो रिसेंटली जो रिलायंस जियो है उन्होंने एक कंपनी के साथ टीम अप किया है जिस कंपनी का नाम है SES। ये दोनों जो कंपनीज हैं मिलकर हमारे इंडिया के अंदर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगी।
अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती क्या है, आपको पता ही है कि जितना भी इंटरनेट वगैरह है वो ऑप्टिकल फाइबर्स के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर्स का मतलब है कि अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो बिछा दी जाती है और उसके थ्रू ही इंटरनेट वगैरह आता है। इन द सेम वे वायरलेस कनेक्शन के थ्रू भी इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टावर्स वगैरह लगा दिए जाते हैं और ये जो टावर्स हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और ऐसे ही हमें इंटरनेट की सर्विसेज मिलती हैं। अब क्या हो अगर सीधा ही एक ऐसी सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाए और इस सैटेलाइट से ही सारी की सारी जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको दिया जाए। तो यहाँ पर ये जो दोनों कंपनीज हैं वो सैटेलाइट के थ्रू ही इंटरनेट को प्रोवाइड करने की बात कर रही हैं। ये जो इंटरनेट यहाँ पर प्रोवाइड होगा उसके बहुत सारा बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी लेटेंसी नहीं होगी। लेटेंसी का मतलब है जैसे इंटरनेट में बहुत ज़्यादा बफरिंग होने लग जाती है, टाइम लगने लग जाता है, तो यहाँ पर कोई भी बफरिंग वगैरह नहीं होगी। बहुत ज़्यादा स्पीड में ये जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो चलेंगी। देन इज अगर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई भी टावर्स वगैरह नहीं हैं तो वहाँ पर भी हम सैटेलाइट से इंटरनेट को प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी कंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर भी इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जिस सैटेलाइट से इंटरनेट को प्रोवाइड किया जाएगा वो या तो हो सकती हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर या फिर लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर भी हो सकती हैं। तो कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं जहाँ पर सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे जो एलन मस्क है उनका एक स्टारलिंक नेटवर्क है, उनके अंदर ये स्पेस के अंदर बहुत सारी सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं और उन सैटेलाइट के थ्रू ही इंटरनेट को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उन्होंने अभी विकास इंजन का टेस्ट फायर किया है। सबसे पहली बात तो कहाँ से टेस्ट फायर किया है, तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में एक प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है इसरो का, तो वहाँ से इसको टेस्ट फायर किया है। अब अगर मैं विकास इंजन की बात करूँ तो आपको पता ही होगा कि जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर इंजन्स यूज़ होते हैं। इंजन्स का मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई फ्यूल होगा जिसकी वजह से ये जो लॉन्च व्हीकल है वो लॉन्च हो पाएगा। तो अगर मैं विकास इंजन की बात करूं तो ये एक लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन है। दैट मीन्स इसके अंदर जो फ्यूल प्रेजेंट है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। देन इज इस इंजन को हम PSLV और GSLV दोनों लॉन्च व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं और बेसिकली ये जो इंजन है हमारा जो गगनयान मिशन है उसको पावर करने वाला है। अब दैट मीन्स जो हमारा गगनयान मिशन जाएगा यहाँ से लॉन्च होगा, उसके अंदर जो इंजन यूज़ किया जाएगा वो होगा विकास इंजन। अब अगर मैं गगनयान मिशन की बात करूं तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने 2018 की इंडिपेंडेंस स्पीच पर बोला था कि एक गगनयान मिशन जो है उसको हम लॉन्च करेंगे अगस्त 2022 से पहले। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एक क्रू मॉड्यूल को लॉन्च करेंगे, उसके तहत जो भी ह्यूमंस है वो लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे और वहाँ से दोबारा से अर्थ के अंदर एंटर कर पाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम ह्यूमंस को बाहर स्पेस में सेंड कर रहे हैं और दोबारा से उनको वापस लेकर आ रहे हैं। कुछ और चीज़ें जो आपको गगनयान मिशन के बारे में पता होनी चाहिए कि वो GSLV Mark 3 से लॉन्च होने वाला है। देन इज इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जिन्होंने अभी तक कैरी आउट किया, दैट मीन्स जो ह्यूमंस हैं उनको बाहर तक लेके गए हैं, तो USA है, रशिया है और चाइना है। देन इज आपको पता होगा कि रिसेंटली न्यूज़ में ये भी था कि जो भी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर जाने वाले हैं, इस स्पेस मिशन के थ्रू जाने वाले हैं, उनको अभी रशिया ने ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको यहाँ तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो करंट अफेयर्स हैं वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो साइंस से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज वगैरह न्यूज़ में थी या फिर अगर मैं कहूँ हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो सारी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग। हैव अ गुड डे।